हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है और आज के लेक्चर के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ओ लेवल की प्रैक्टिस सीरीज़। अब इस सीरीज़ में क्या है और उसको किस तरीके से पढ़ना है उसको समझ लीजिए। तो ये सीरीज़ आधारित है हमारे ओ लेवल के नए पैटर्न के हिसाब से, मतलब कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप। मतलब चैप्टर 1 का सबसे पहले कितना क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसी तरीके से चैप्टर 2 और चैप्टर 3। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 की बात करने वाले हैं और चैप्टर 1 से जुड़े 100 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस तरीके से अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो शायद ही कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये तो हो गई ये सीरीज़ क्या है। अब इसको किस तरीके से पढ़ना है, तो देखिए आप लेक्चर जब शुरू करेंगे हम तो उसको ध्यान से देखना है और सारे क्वेश्चन आराम से समझने की कोशिश करनी है। और एक बार जब उस सीरीज़ को आप देख लेंगे तो होता क्या है कि आप क्वेश्चन भूलने लगते हैं। तो उसके लिए मैं हर लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक नोट्स, वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उसकी प्रैक्टिस करने की आप कोशिश करिएगा। वहाँ पर जब आप क्वेश्चन लगाएंगे PDF से तो आपको पता चलेगा कि जो लेक्चर अभी आपने पढ़ा है वहाँ पर कितने क्वेश्चन आपको याद रह गए हैं। तो लेक्चर ख़त्म करिए और उसके बाद उस PDF पे प्रैक्टिस करिए कि कितने क्वेश्चन आपको याद रह गए हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। सबसे पहले देखिए कि कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर का मेन सिस्टम बोर्ड होता है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको मदरबोर्ड कहते हैं, क्या उसको IC इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, क्या उसको माइक्रोचिप कहते हैं, या उसको प्रोसेसर कहते हैं? तो जो मुख्य सिस्टम बोर्ड हमारा होता है वो आपके जो CPU का कैबिनेट होता है उसके अंदर एक हरी चिप होती है, बड़ी सी हरी प्लेट होती है और उस पे आपका रैम और सारे पार्ट जुड़े होते हैं। तो उस पार्ट को हम कहते हैं हमारा मदर बोर्ड। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा क्या है? मदर बोर्ड। यहाँ पर हमारा सही जवाब है कि कंप्यूटर की मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदर बोर्ड कहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रैम नहीं है, मतलब रैम कौन सा नहीं है। तो क्या P रैम नहीं है, D रैम नहीं है, S रैम नहीं है, या इनमें से कोई नहीं? तो हम पढ़े हैं S रैम का मतलब क्या होता है? स्टैटिक रैम। D रैम का क्या मतलब होता है? डायनेमिक रैम। लेकिन P रैम जैसा कोई भी रैम हमने पढ़ा नहीं है। ठीक, स्टैटिक और डायनेमिक रैम तो होते हैं लेकिन P रैम जैसा कोई भी रैम नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा रैम नहीं है? तो P रैम कोई भी रैम नहीं है। यहाँ पर A जवाब हमारा सही है। ठीक, ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है www के लिए पहला ग्राफिक ब्राउज़र का नाम था। मतलब जो पहला ग्राफिक ब्राउज़र मतलब क्या होता है आप समझिए। ग्राफिक ब्राउज़र मतलब ऐसा ब्राउज़र जो चित्र को सपोर्ट करता हो। अभी जैसे आप खोलते हैं तो उसमें चित्र दिखता है ना, पहले ब्राउज़र में ऐसा नहीं दिखता था। जैसे गूगल क्रोम है उसमें चित्र दिखता है। ब्राउज़र समझते हैं ना कि जिस पे आप नेट चलाते हैं, गूगल क्रोम हुआ, UC ब्राउज़र हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, ये सब क्या है? ब्राउज़र है। तो पहला ग्राफिक ब्राउज़र कौन सा था? पहला ऐसा ब्राउज़र जिसमें चित्र दिखता था वो ब्राउज़र कौन सा था? तो पहला ग्राफिक ब्राउज़र हमारा था मोज़ैक। मोज़ैक जब बना उसके बाद से ही आपके वेब पेज में ग्राफिक्स दिखने लगे थे। तो अगर कोई पूछे पहला आपका ग्राफिक ब्राउज़र कौन सा था तो आपको क्या कहना है? मोज़ैक। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब क्या है? C वाला। आगे बढ़ते हैं। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो बिजली जाते ही डेटा का समाप्त हो जाना, समझिएगा, बिजली जाते ही डेटा का समाप्त हो जाना वोलाटाइल प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। मतलब वोलाटाइल मतलब क्या होता है? जो अपने आप लाइट जाते ही अगर किसी मेमोरी में से डेटा खत्म हो जाए तो उस मेमोरी को क्या कहते हैं? वोलाटाइल टाइप मेमोरी कहते हैं। तो वोलाटाइल इनमें से कौन सा है? रैम। रैम में क्या डेटा सेव रहता है? फ्लॉपी डिस्क में रहता है, CD में रहता है कि डिस्क में रहता है? देखिए यहाँ पर जो आपके फ्लॉपी डिस्क, CD और डिस्क हैं इनमें डेटा सेव रहता है, पर रैम आपका वोलाटाइल है। रैम में जैसे ही लाइट गई सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये रैम पे चल रहा है और अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो आपको फिर से ओपन करना पड़ेगा। तो रैम में कोई भी चीज़ सेव नहीं रहती है। तो अगर पूछा जा रहा है किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है तो उसका जवाब क्या है? उसका जवाब है रैम। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ कि इनैक का वजन था, जो इनैक कंप्यूटर बना था उसका वजन था। तो इनैक का वजन था 30 टन। ठीक है,
अब इसमें समझने जैसा तो कुछ है नहीं, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे और पहले और दूसरे चैप्टर में याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो अगर कोई पूछे किस इनैक का वजन कितना था, तो आपको कितना बताना है, 30 टन का वजन था जो इनैक आपका बना था। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन के बाद 6वें क्वेश्चन की तरफ कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था। तो भारत में जो हमारा पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम था हमारा सिद्धार्थ। ठीक है, तो सिद्धार्थ जो नाम था वो भारत में पहले कंप्यूटर का नाम था। याद रखिएगा, ये बहुत सारे कंपटीशन के बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि भारत में जो पहला कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम था। तो भारत ने जो पहला कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या रखा था, सिद्धार्थ नाम उसका रखा गया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के फिजिकल अंग को कहते हैं। फिजिकल अंग क्या होता है, कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसे आप देख भी सकें और छू भी सकें उसे फिजिकल अंग कहते हैं। तो कंप्यूटर के वो पार्ट जिसे आप देख भी सकें और छू भी सकें उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हार्डवेयर। ठीक, हार्डवेयर को आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, फिजिकल अंग। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा क्या है, हार्डवेयर, कि कंप्यूटर के फिजिकल अंग को क्या कहते हैं, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को तो देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो गया आपका, हार्डवेयर सही जवाब हो गया। फिर आगे बारी आती है हमारे 8वें क्वेश्चन की, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आपने कहीं ना कहीं शायद सुना ही होगा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ कि आईमैक एक प्रकार का है। तो आईमैक एक प्रकार का क्या है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो आईमैक एक प्रकार का आपका है सुपर कंप्यूटर। और एक चीज़ और समझते चलिए कि जो आपका CCC और O लेवल का एग्ज़ाम है वहाँ पर आपके जितने भी कंप्यूटर के टाइप पूछे जाते हैं कि ये परम कौन सा कंप्यूटर है या XYZ कौन से टाइप का कंप्यूटर है, वहाँ पर लगभग बार आपको सही जवाब क्या मिलेगा, सुपर कंप्यूटर ही मिलेगा। बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ कि कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है। कंप्यूटर किस भाषा पर काम करता है। तो कंप्यूटर के सारे काम आपके होते हैं बाइनरी लैंग्वेज पे, जो कि होता है 0 और 1। ठीक, इस भाषा पे सारे कंप्यूटर काम करते हैं और बाइनरी लैंग्वेज को ही क्या कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा पे काम करता है, तो मशीन भाषा पे काम करता है ये। ठीक, मशीन लैंग्वेज को ही बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके बाद बारी है हमारे 12वें क्वेश्चन की, विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। विश्व में जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका निर्माण किसने किया था, IBM ने, SCL ने, CRC ने या CDAC ने। तो पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो किया था वो CRC ने किया था। ये याद रखिएगा, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर निर्माण हुआ था CRC के द्वारा। ठीक, इसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, A और B या किसी का नहीं। तो आपको सबसे पहले समझना होगा हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की खूबियाँ होती हैं। मतलब एनालॉग कंप्यूटर की भी खूबी होती है और डिजिटल कंप्यूटर की भी खूबी होती है, तो उनको क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर क्या यूज़ करेगा, एनालॉग और डिजिटल दोनों संकेत यूज़ करेगा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, एनालॉग और डिजिटल, मतलब A और B दोनों का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। तो इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, माउस क्या इनपुट डिवाइस है, हाँ है। कीबोर्ड क्या इनपुट डिवाइस है, हाँ है। स्कैनर क्या इनपुट डिवाइस है, हाँ ये भी है। तो सही जवाब क्या होगा, इनमें से सभी इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, ऐसी डिवाइस जिससे डेटा या इंस्ट्रक्शन को अंदर भेजा जा सके। डेटा या अपनी जो आपकी जानकारी है उसको जिस माध्यम से आप कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो ये सारी आपकी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा D। आगे बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है।
कंप्यूटर में जो सूचना होती है उसे किसे कहा जाता है? तो जो एकत्रित डेटा होते हैं उन्हीं को सूचना कहा जाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो डेटा कलेक्ट होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्फॉर्मेशन कहा जाता है या सूचना कहा जाता है। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ कि प्रथम गणना यंत्र है, मतलब पहली ऐसी कौन सी डिवाइस थी जिससे कैलकुलेशन हो सकता था? तो क्या वो कैलकुलेटर थी, डिफरेंस इंजन था, अबैकस था या घड़ी था? तो पहली ऐसी डिवाइस जिससे कैलकुलेशन हो सकता था वो थी आपकी अबैकस। अबैकस से सबसे पहले कैलकुलेशन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद बाकी सब डिवाइसेस बनी। ये आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब पढ़ा था तो वहाँ पर भी पढ़ा होगा। इसके बाद है किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? यहाँ पर ऑप्शन है जैकवार्ड, पाउरस, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसी ने भी पंच कार्ड का निर्माण नहीं किया था, पंच कार्ड का आरंभ नहीं किया था। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ कि क्रे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो फिर से वही बात आई, जब भी कंप्यूटर पूछा जाता है ये किस टाइप का कंप्यूटर है, तो लगभग बार आपको सही जवाब क्या मिलेगा? सुपर कंप्यूटर। तो ये किस टाइप का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। इसका कारण क्या है कि क्यों सुपर कंप्यूटर ही होता है? देखिए, सुपर कंप्यूटर के ही नाम लगभग रखे जाते थे, जो आपके सिलेबस में है वो सुपर कंप्यूटर ही है जिनके नाम है। तो जो सवाल पूछे जाते हैं ये किस टाइप का कंप्यूटर है, वो लगभग सुपर कंप्यूटर ही होता है। बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में, मतलब जो आपको बेंगलोर है वहाँ पे आपकी सिलिकॉन वैली स्थित है। ये याद रखिएगा, ये बाकी सब एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए कि सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है आईपी चिपों, यहाँ पर आईसी होना था, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। आईसी चिप का निर्माण किस चीज़ से किया जाता है? फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से या इनमें से किसी से नहीं। तो आईसी चिप का निर्माण होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस से। ठीक, आईसी चिप किससे बनती हैं? आपकी सेमीकंडक्टर से बनती हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है बी। इसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन है एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बनाए गए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं वर्क स्टेशन, सीपीयू, इंटीग्रेटेड सर्किट या मैग्नेटिक डिस्क। तो जो चिप पे आपका ट्रांजिस्टर लगा के और कई सारे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा के बनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं आईसी। आईसी यही तो होती है, एक सिलिकॉन चिप लीजिए और उस पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ट्रांजिस्टर अटैच कर दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा? आईसी। जिसको आप किस नाम से जानते हैं? आईसी के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। अगला हमारा सवाल है कि ट्रांजिस्टर कंप्यूटर की किस पीढ़ी में परिचित हुए थे? ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में आया था? तो ट्रांजिस्टर आपका आया था सेकंड जनरेशन में। एक आप चार्ट बना के इसको याद कर लीजिएगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में आई थी, ठीक है, और किस साइंटिस्ट ने उसका आविष्कार किया था। तो इससे आपका काफ़ी आसान हो जाएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में आया था? आपकी द्वितीय पीढ़ी में ये आया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सीडी रोम डिवाइस में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है? आपके ऑप्शन है मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिक्स। तो इनमें से किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था? तो सीडी रोम जो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है सीडी का मतलब, वहाँ पे यूज़ की गई थी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर लाइट की सहायता से आपके डेटा को सेव कराया जाता था। तो कोई पूछे कि सीडी रोम में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो ऑप्टिकल वाली टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ हो रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रैम किस तरीके की मेमोरी है? ये हमारा 24वां क्वेश्चन है। क्या वो भीतरी मेमोरी है, बाहरी मेमोरी है, सहायक मेमोरी है या मुख्य मेमोरी है? तो आपने पढ़ा भी होगा, रैम हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। रैम को ही मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सारे प्रोसेसिंग के काम, जैसे आप जो भी काम अपने मोबाइल में कर रहे हैं वो कहाँ होता है? रैम पे ही होता है। तो इसलिए कि इसको क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईथरनेट संबंधित है। तो ईथरनेट किस चीज़ से संबंधित है? ईथरनेट आपका संबंधित है लोकल एरिया नेटवर्क से। जब लैन बनाते हैं, लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। जब कम दूरी में कोई नेटवर्क फैला हो तो उसको क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। और उसको बनाने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? कभी कभी ईथरनेट की मदद से भी इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। बारी है हमारे 26वें क्वेश्चन की।
OCR का पूर्ण रूप क्या है। अब OCR क्या होता है, तो OCR एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मतलब कोई आपका अक्षर किताब में लिखा है, आपकी किताब, और उसको टेक्स्ट में बदलना है, ठीक है, मतलब किताब में लिखी किसी चीज़ को आपको टाइप करना है, तो OCR की मदद से आप उसको बिना टाइप किए डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट में। मतलब वो सीधे किताब से कंप्यूटर में आ जाएगा बिना टाइप किए हुए, और इसका काम है कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, अगला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब देख के ही समझ में आ रहा है, ऑप्टिकल मतलब लाइट की सहायता से, कैरेक्टर मतलब अक्षर को, रिकॉग्नाइजेशन मतलब रिकॉग्नाइज करने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा 27वां क्वेश्चन, और वहाँ पर देखते हैं निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जिससे आपको परिणाम प्राप्त हो रहा हो। जब आपको रिजल्ट मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइस प्लॉटर क्या है, जो बड़े बड़े बैनर प्रिंट होते हैं वो प्लॉटर की सहायता से प्रिंट होते हैं। तो प्लॉटर आपकी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपकी एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आपकी आउटपुट डिवाइस है। बट टच स्क्रीन से आप इनपुट देते हैं, मतलब जैसे आपको व्हाट्सएप खोलना हो तो आप व्हाट्सएप वहाँ पे टच करते हैं और वो इनपुट अंदर जाता है। तो टच स्क्रीन को छोड़ दें तो बाकी सब आउटपुट डिवाइस ही हैं। तो यहाँ पर पूछा गया निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो टच स्क्रीन आपकी आउटपुट डिवाइस यहाँ पर नहीं है। फिर से समझिएगा इस चीज़ को, टच स्क्रीन और डिस्प्ले अलग अलग चीज़ हैं। आपके फ़ोन में एक टच स्क्रीन होती है और एक डिस्प्ले होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दिख आपको एक ही रहा है वो, लेकिन वो अलग अलग चीज़ है। डिस्प्ले आपको चीज़ों को दिखाती है और टच स्क्रीन इनपुट लेने का काम करती है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 28वें सवाल की तरफ। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य पार्ट क्या होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम छांटें, देखिए अगर हमको सही जवाब नहीं आ रहा है तो हम गलत वाले को हटा भी सकते हैं। जैसे रैम आपके प्रोसेसर में नहीं होता है, ठीक, कैच आपके प्रोसेसर में नहीं होता है, रैम और CD रोम और रोम ये सब आपके प्रोसेसर में नहीं होता है। तो नीचे के तीनों जवाब तो वैसे ही गलत हैं। तो यहाँ पर बचा क्या, ALU, CU और रजिस्टर, ये 3 आपके पार्ट्स होते हैं जो आपके प्रोसेसर में होते हैं, ठीक। किसी भी प्रोसेसर के 3 मुख्य पार्ट पूछे जाएं तो क्या कहना है, ALU, CU और रजिस्टर, ठीक। बाकी आपको जैसे क्वेश्चन ना आते हो तो आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो गलत वाले अपने आप छांट सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत जानकारी आप रखते हैं कंप्यूटर की। तो बढ़ते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर कंप्यूटर पर काम करना हो तो क्या आप सिर्फ हार्डवेयर की सहायता से काम कर सकते हैं, नहीं। अगर हार्डवेयर आपके पास है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक। क्या सॉफ्टवेयर की सहायता से काम कर सकते हैं, अगर सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर को कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो बिना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कोई भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या है, डी वाला, कि A और B दोनों की ज़रूरत होती है किसी कंप्यूटर पर काम करने के लिए। इसके बाद हमारा 30वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। तो कंप्यूटर में कोई कमी होती है तो उसको क्या कहा जाता है, चिप, नहीं। चिप तो कहते हैं जो आपकी जैसे रैम की होती है या जिस पे आपका कुछ IC लगी रहती है। बाइट, ये तो मेमोरी यूनिट है। बग, हाँ ये चीज़ है, बिट भी मेमोरी यूनिट है। तो आपके A, B और D गलत ऑप्शन है और आपका सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, C वाला। बग कहते हैं कंप्यूटर में किसी भी कमी को, बग मतलब होता है कमी, और डीबग मतलब होता है कमी को दूर करना। याद रखिएगा, इसी के आगे डी लगा देंगे तो कमी को दूर करना हो जाएगा, और बग मतलब क्या होता है, कमी होता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिनक्स एक क्या है। तो लिनक्स आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, बीमारी का नाम, केमिकल का नाम, कंप्यूटर वायरस है। तो लिनक्स आप पढ़े होंगे, सुने होंगे कि ये एक टाइप का क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते हैं अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, सरकारी सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। तो पब्लिक डोमेन का मतलब होता है जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। तो पब्लिक के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल है तो उसको कहते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर है इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं। बारी है हमारे 33वें क्वेश्चन की तरफ कि पोस्ट का पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो पोस्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का फुल फॉर्म होता है, ये आप कहीं लिख भी सकते हैं। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए 34वां हमारा सवाल है कि लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। तो लिनक्स क्या शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है, पायरेटरी सॉफ्टवेयर है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो देखिए लिनक्स ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको फ्री में अवेलेबल है और इसके कोड के साथ आप बदलाव भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो फ्री में अवेलेबल हो और उसके कोड के साथ आप बदलाव कर सकें वो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। समझ में आई ये बात? उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सर्किट या ह्यूमन ब्रेन? इसमें अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, तो सॉफ्टवेयर का अर्थ सिर्फ यही जवाब सही हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। बाकी सब तो सही हो भी नहीं सकते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। हमारा 36वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है शेयरवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर? तो माइक्रोसॉफ्ट आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार कर रहा है और इसका सिस्टम के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका यूज़र करता है अपने काम के लिए और इसका सिस्टम में कोई भी दाखिला नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको हम कहते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, आईसी का निर्माण किसने किया था? तो आईसी का निर्माण किया था जैक किल्बे ने। पहला ये ऑप्शन हमारा सही है, तो बाकी हम ऑप्शन देख नहीं रहे हैं। तो जैक किल्बे या जैक किल्बी भी कहीं कहीं लिखा रहता है। आईसी का निर्माण किसने किया था? जैक किल्बे ने किया था। आगे बढ़ रहे हैं। पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन से संबंधित है? एआई जो आपकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मशीन इंसानी दिमाग की तरीके से सोच सकता है, ये किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ? तो ये आपका आया था 5वीं जनरेशन में, 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण हुआ था। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं अपने 39वें क्वेश्चन की तरफ। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क और रोम का रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। वैसे अगर आपको सीडी का भी फुल फॉर्म पता हो कंपैक्ट डिस्क, तो पहला वाला आप गलत ऐसे ही कह देंगे, तीसरा वाला गलत हो गया। तो अगर सीडी का भी फुल फॉर्म पता होता तो यहाँ पर आप कर सकते थे। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने 40वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से सबसे तेज मेमोरी है सीडी रोम, रैम, रजिस्टर या कैश मेमोरी? तो मेमोरी कोई तेज या धीमे कैसे होती है? तो जो मेमोरी प्रोसेसर के जितने करीब होती है वो मेमोरी उतनी तेज होती है। तो यहाँ पर सबसे करीब है प्रोसेसर के रजिस्टर, तो इसलिए वो सबसे तेज मेमोरी है। तो सबसे तेज मेमोरी इनमें से कौन सी हुई? रजिस्टर। अगर उसके बाद पूछा जाए तो कैश मेमोरी सबसे तेज हो सकती है, उसके बाद रैम, फिर बाकी सब। ठीक, तो इस तरीके से आपकी कोई मेमोरी तेज या धीमे होती है कि जितनी दूरी प्रोसेसर और रजिस्टर या प्रोसेसर और उस मेमोरी के बीच की है उतनी ही तेज स्पीड रहेगी। कम दूरी मतलब ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा दूरी मतलब कम स्पीड। आगे बढ़ रहे हैं। CDRW का फुल फॉर्म क्या है? CDRW का फुल फॉर्म क्या है? CDRW का फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल। RW मतलब क्या है? री राइटेबल। CD का मतलब तो पता ही है हमें, कंपैक्ट डिस्क। RW मतलब री राइटेबल हो गया। आगे बढ़ रहे हैं अपने 42वें क्वेश्चन की तरफ। रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी क्यों है? तो वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? जिसमें लगातार डेटा नहीं सेव हो पाता, लाइट जाने के बाद डेटा चला जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसमें लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें जब तक लाइट मिल रही है तब तक डेटा होता है और लाइट जाने के बाद डेटा ख़त्म हो जाता है। तो ये सी ऑप्शन जो आपका है वो सही है, क्योंकि इसमें लगातार, रुकिए एक सेकेंड, क्योंकि इसमें लगातार डेटा बनाए रखने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसलिए ये आपकी क्या होती है? वोलाटाइल टाइप की या अस्थायी मेमोरी होती है। आगे बढ़ रहे हैं अपने 43वें क्वेश्चन की तरफ।
इनमें से किस सेकेंडरी उपकरण में अधिकतम डेटा स्टोर किया जा सकता है? तो सबसे ज़्यादा डेटा इनमें से किस में आ सकता है? ऑप्शन देखते हैं, रैम, फ्लॉपी, सीडी रोम या ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो रैम तो पहली चीज़ सेकेंडरी है ही नहीं, ठीक है, तो ये तो वैसे ही छांट दीजिए आप कि ये हो ही नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा डेटा हो सकता है ब्लू रे डिस्क में, ठीक है, उससे कम सीडी रोम में, उससे कम फ्लॉपी में। तो सबसे ज़्यादा डेटा आपका आता है ब्लू रे डिस्क में, तो यहाँ पर सही जवाब हमारा 43वें में है ब्लू रे डिस्क। आगे बढ़ रहे हैं अपने 44वें क्वेश्चन की तरफ। तो 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर पहचानने का तरीका है? ठीक है, कौन सी तकनीक से कैरेक्टर पहचाना जाता है? ICR से, OCR से, MICR से। इन तीनों टेक्निक का प्रयोग आपके कैरेक्टर को पहचानने के लिए होता है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका कौन सा है? ऑल द एबव, कि इन सभी से कैरेक्टर को पहचाना जा सकता है। आगे है, एक लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है, एक ऑप्टिकल स्कैनर है, मैग्नेटिक इंक का प्रयोग करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक लाइट पेन आप जानते होंगे, ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है, तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। तो लाइट पेन क्या आपकी होती है? पॉइंटिंग डिवाइस होती है। 46वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को आप देख और छू सकते हैं? तो कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें आप देख और छू सकते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या स्टोरेज। तो देखिए, अब इनमें से तो कोई हार्डवेयर तो मिला नहीं आपको ऑप्शन में, तो हार्डवेयर को ही पेरिफेरल कहते हैं। पेरिफेरल क्या होता है? जो कंप्यूटर के अंग होते हैं उनको हम पेरिफेरल कहते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये सब कंप्यूटर के अंग हैं, इनको हम कहते हैं पेरिफेरल और इन्हीं को हम कहते हैं हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के जिन भाग को आप देख और छू सकते हैं वो क्या होते हैं आपके? वो आपके होते हैं पेरिफेरल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, पेरिफेरल का मतलब होता है अंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मतलब जिसका आधार यूनिक्स नहीं है, वो क्या फेडोरा है, मैक ओएस है, MS DOS है या एंड्रॉयड है? तो जो आपका एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस, वो आपके यूनिक्स पर आधारित नहीं होता है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका है मैक ओएस। इसको याद रखिएगा, मैक ओएस आपके यूनिक्स पर आधारित नहीं होता है। आगे बढ़ रहे हैं अपने 48वें क्वेश्चन की तरफ कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है? USB का पूर्ण रूप क्या है? तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका बी वाला, यूनिवर्सल सीरियल बस फुल फॉर्म है आपके किस चीज़ का? USB का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना या उपरोक्त सभी। तो देखिए, डेटा को प्रोसेस करने का मतलब क्या है? उस डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना, उस डेटा से ज़रूरी चीज़ें बनाना। तो डेटा से को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा है डेटा को उपयोगी बनाना। 50वां क्वेश्चन है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषता थी। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी? प्रोसेसर। तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रोसेसर उसकी मुख्य विशेषता थी। आगे बढ़ रहे हैं, तो सवाल है हमारा, किस व्यक्ति ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक को डिज़ाइन किया था? और उसको डिज़ाइन किया था जे प्रिस्पर, इकर्ट एंड जॉन। इन्होंने पहले कंप्यूटर इनैक को डिज़ाइन किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था? तो पहला पीढ़ी का कंप्यूटर यूज़ करता था वैक्यूम ट्यूब, और इसी कारण से इसकी साइज़ भी बहुत बड़ी होती थी। सुना होगा आपने, एक हॉल में ये रखा जाता था और इस तरीके से यूज़ किया जाता था। तो साइज़ बड़ा होने का सबसे प्रमुख कारण यही था, क्योंकि उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी। आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनैक और इडसैक किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो इनैक और इडसैक हमारी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर ये हमारे थे। 53वां क्वेश्चन है हमारा, दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटरों की मुख्य विशेषता थी। तो दूसरी पीढ़ी में आपका आया था ट्रांजिस्टर, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब पहली, प्रोसेसर आपकी चौथी पीढ़ी में आया था। ठीक, तो दूसरी पीढ़ी की बात हो रही थी, यहाँ पर सही जवाब आपका क्या है? ट्रांजिस्टर आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था विलियम शाक्ले ने। और कब किया था? 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर सही जवाब है विलियम शाक्ले, ट्रांजिस्टर का आविष्कार इन्होंने किया था। अगला सवाल है हमारा,
वो कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल दोनों कार्य करते हैं, तो हमने ऊपर ही पढ़ा था, ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के काम कर सकता है उनको क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों की खूबियाँ रखते हैं। आगे बढ़ रहे हैं अपने 57वें क्वेश्चन की तरफ। सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, यूटिलिटी या ऑल ऑफ एबव। तो इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम को संभालता है कंप्यूटर, कंपाइलर ट्रांसलेट करने का काम करता है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटीज़, ये भी सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? तो सारे सिस्टम ही सॉफ्टवेयर हैं। अगला है, कौन सी फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं है? तो इनमें से .com, .exe, .bat या .txt कौन सी एग्जीक्यूटेबल नहीं है? तो यहाँ पर .txt फाइल एग्जीक्यूटेबल इनमें से नहीं है। ठीक, .txt मतलब ऐसी फाइल जिनमें सिर्फ टेक्स्ट ही रह सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट सेव हो सकते हैं, जैसे नोटपैड की फाइल होती है आपकी। डीवीडी का पूर्ण रूप है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही जवाब है। डिजिटल वीडियो डिस्क नहीं, डिजिटली वर्सटाइल डिस्कस्ट नहीं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा किस चीज़ को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो हमने ऊपर ही अभी देखा था, डेटा को ही इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। अगला सवाल है हमारा 61वां क्वेश्चन। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम या सुपर? नाम से ही समझ में आ रहा है सबसे तेज कंप्यूटर हमारा कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर हमारा सबसे तेज होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, सुपर मतलब सबसे तेज, सबसे महंगा, सबसे ज़्यादा दूरी में फैला हुआ। ठीक, आगे चल रहे हैं। IMAC एक प्रकार का है। IMAC एक प्रकार की मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है या रजिस्टर है? तो IMAC एक प्रकार की मशीन होती है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? ए यहाँ पर सही जवाब है। इसके बाद 63वां क्वेश्चन है। पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर, जो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया जा रहा हो। तो पी से पर्सनल, सी से कंप्यूटर, पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पर सही जवाब आपका बी है। आगे बढ़ रहे हैं 64वें क्वेश्चन की तरफ। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर जिसने बनाया था उनका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल कौन थे? जिन्होंने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्मवेयर का अर्थ होता है हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या उपरोक्त में से सभी? तो फर्मवेयर आपका होता है हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। 66वां क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो जो मेन फोल्डर होता है, मेन मतलब जो जड़ हो, ठीक है, तो जड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूट। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा है रूट डायरेक्टरी। मेन फोल्डर को क्या चीज़ कही गई है? रूट डायरेक्टरी। कहते हैं रूट डायरेक्टरी में जाओ, मतलब मेन फोल्डर जहाँ पर उसका मेन फाइल रखी हुई है वहाँ पर जाओ। तो स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। ठीक, रूट मतलब जड़ होता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जड़ मतलब मेन चीज़। आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है? इनमें से किसका संबंध जो है कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? डुअल कोर, ये तो कंप्यूटर है। i7 ये भी कंप्यूटर का प्रोसेसर है। डुअल कोर और i7 कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं। सेलेरॉन ये भी कंप्यूटर का प्रोसेसर है। एंड्रॉयड ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से कौन सा पूछा गया है किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो एंड्रॉयड का संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से इनमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 68वां क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था आपके चार्ल्स बेबेज ने। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपका था ENIAC। ठीक है, ENIAC आपका विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके बाद बारी है हमारे 70वें क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस है, और सर्वर आपका जहाँ से डेटा आ रहा हो तो ये भी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो सही जवाब हमारा है कीबोर्ड हमारी एक इनपुट डिवाइस होती है। आगे बढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किसने किया था?
तो सबसे पहले पंच कार्ड का उपयोग किया था जोसेफ मेरी ने। जोसेफ मेरी नाम उनका था जिन्होंने सबसे पहले पंच कार्ड का उपयोग किया था। अगला सवाल है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? जैकवार्ड ने, पाउरस ने या पास्कल ने? तो इनमें से किसी ने भी पंच कार्ड का उपयोग प्रारंभ नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पर सही जवाब है हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को, मतलब जो बीता हुआ कल था कंप्यूटर साक्षरता दिवस था। आज की तारीख 3 दिसंबर है जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन गूगल है, याहू सर्च इंजन है, बाइडू भी एक सर्च इंजन है जो कि चाइना में शायद यूज़ होता है, वुलफार्म अल्फा ये कोई सर्च इंजन आपका नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स एक टाइप का प्रिंटर होता है। प्रिंटर में जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उस टाइप का ये प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो कोई पूछे डॉट मैट्रिक्स क्या है, तो ये एक टाइप का प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें मशीन और पेपर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। अगला है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक किसने बनाया था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक बनाया था प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोजले ने। इन्होंने पहला कंप्यूटर इनैक को बनाया था। आगे बढ़ रहे हैं अपने 77वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर, सुपर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या नोटबुक? तो सबसे बड़ा और सबसे तेज कौन सा था? सुपर कंप्यूटर ही सबसे बड़ा और सबसे तेज कंप्यूटर हमारा यहाँ पर इनमें से होता है। वैसे सबसे तेज सब में सुपर कंप्यूटर ही था। अगला है, किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो किलोबाइट आपका होता है 1024 बाइट के बराबर। अगर आप मेमोरी यूनिट पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 1024 बाइट मिलाइए तो 1 किलोबाइट बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था में किया गया था? जो परम सुपर कंप्यूटर भारत ने बनाया था उसका विकास कहाँ हुआ था? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, CDAC या BARC? तो इसका आविष्कार हुआ था या इसका विकास हुआ था CDAC में। ठीक, तो यहाँ पर सही जवाब आपका C है कि CDAC में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था। इसके बाद अगला सवाल है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था। तो पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जाए कब बना था तो आपको कहना है 1976। यहाँ पर सही जवाब है C ऑप्शन। अगला सवाल है, LCD का फुल फॉर्म? तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का फुल फॉर्म होता है। पहला माउस किसने बनाया था? तो पहला माउस हमारा बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने। डगलस एंजलबर्ट उनका नाम था जिन्होंने हमारा पहला माउस बनाया था, जिसका यूज़ आगे चलकर हम लोगों ने अलग अलग तरीके से माउस बनाकर किया। सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को ढूंढने के लिए की एक प्रक्रिया क्या है? मतलब सॉफ्टवेयर में जो कमी होती है उसको ढूंढने की प्रक्रिया क्या होती है? तो सॉफ्टवेयर में जो कमी होती है उसको कहते हैं बग, और उन कमियों को दूर करने को क्या कहते हैं? डीबग कहते हैं उन चीज़ों को। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो सबसे पहले कंप्यूटर में क्या आता है? बिट आता है। ठीक है, उसी से बाइनरी बनता है 0 और 1 से। ठीक, तो बिट सबसे छोटी यूनिट है, उसके बाद बाइट है, फिर मेगाबाइट है, फिर आपकी आगे भी आती है गीगाबाइट आती है, फिर आपकी टेराबाइट आती है। तो सबसे छोटी यूनिट आपकी क्या है? बिट यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट आपकी होती है। आगे बढ़ रहे हैं अपने 85वें क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में उपयुक्त IC चिप बनते हैं। IC चिप किस चीज़ से बनता है? तो IC चिप का यूज़ होता है क्रोमियम से नहीं, आयरन ऑक्साइड से नहीं, सिल्वर से नहीं। IC चिप बनती है किससे? सिलिकॉन से आपकी IC चिप बनती है। अगला सवाल है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम कंप्यूटर अभी ऊपर हमने पढ़ा, परम कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। वैसे अभी तक जितने नाम से पूछे गए कि ये कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, आपने देखा वो सारे कैसे थे? सुपर कंप्यूटर ही थे, क्योंकि सुपर कंप्यूटर के ही जाहिर तौर पे नाम हमारे सिलेबस में हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 87वां सवाल है हमारा, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है।
तो CPU में कोई भी चीज़ जब काम में आती है तो वो कहाँ स्टोर हो जाती है, रैम में। जब भी कोई काम आपके कंप्यूटर में चल रहा हो तो वो कहाँ पे चलता है, रैम में। तो वही पूछा गया है, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम पे। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब आपका है बी। इसके बाद हमारा 88वां क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए देखिए, गणना होती है अरिथमेटिक पार्ट में और तुलना होती है हमारी लॉजिकल यूनिट में। तो अरिथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिससे गणना और तुलना दोनों काम कंप्यूटर करता है। तो यहाँ पर सही जवाब है हमारा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क एक ऐसी टाइप की मेमोरी है जिसे बाहर से लगाया जाता है। तो जो मेमोरी को बाहर से लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इंटरनल हो नहीं सकता, वोलाटाइल है नहीं। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं अपने 90वें क्वेश्चन की तरफ। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं हम? तो एक हार्डवेयर डिवाइस ऐसी कौन सी हो सकती है, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर? तो यहाँ पर सही जवाब है प्रोसेसर का काम होता है किसी भी डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। तो यहाँ पर सही जवाब है हमारा ए वाला। आगे बढ़ रहे हैं हम, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना। ठीक है, तो कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा को प्रोसेस करना तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है। टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का कोई बेसिक काम तो है नहीं। इनपुट स्वीकार करना, हाँ इनपुट नहीं लेगा तो काम कैसे करेगा। डेटा को स्टोर करना, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन ना भी करे तो कंप्यूटर काम कर सकता है, तो ये आपके कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कही जाती है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? माइक्रोचिप को कहा जाता है। आगे बढ़ रहे हैं हम अपने 93वें क्वेश्चन की तरफ कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर जो परिणाम देता है उसको आउटपुट कहते हैं। ठीक है, आउटपुट क्या है? जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसी को तो आउटपुट कहते हैं। तो कंप्यूटर ने कोई परिणाम जब दिया तो उसको क्या कहा गया? आउटपुट कहा गया। आगे बढ़ रहे हैं, सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मेन पार्ट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, हाँ। मेमोरी यूनिट, हाँ। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, हाँ। तो ये तीनों कंप्यूटर के मेन पार्ट हैं। तो यहाँ पर सही होगा इनमें से सभी। तो यहाँ पर सही किसको लगाएंगे आप? इनमें से सभी। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये तीनों ही हमारे सीपीयू के मेन पार्ट होते हैं। आगे बढ़ रहे हैं अपने 95वें क्वेश्चन की तरफ कि किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा गया? तो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जब लिखा गया था तो सिर्फ आपके पास मशीन लैंग्वेज थी, तो इसीलिए पहला जो प्रोग्राम लिखा गया था वो किस में लिखा गया था? मशीन लैंग्वेज में लिखा गया था। बढ़ते हैं अपने 96वें क्वेश्चन की तरफ। पैकमैन प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो पैकमैन बनाया गया था, पैकमैन नाम से अभी आज भी देखें तो गेम आता है। तो बैंक के क्षेत्र में नहीं, शेयर बाजार नहीं, खेल, ये हमारा सही जवाब है। तो पैकमैन का यूज़ किसके लिए बनाया गया था? पैकमैन कंप्यूटर, तो खेल के लिए पैकमैन कंप्यूटर का निर्माण आपका किया गया था। आगे बढ़ रहे हैं अपने 97वें क्वेश्चन की तरफ कि कंप्यूटर का डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर का डेटा स्टोर करना हो और कैलकुलेशन करना हो, ये सारे काम कंप्यूटर किस में करता है? बाइनरी। कंप्यूटर अपना सब काम किस चीज़ में करता है? बाइनरी, 0 और 1 के फॉर्म में ही कंप्यूटर का सारा काम होता है। इसके बाद 1 बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो 1 बाइट में आपके होते हैं 8 बिट। तो कोई पूछे 1 बाइट में कितने विकल्प होते हैं, तो 8 बिट यहाँ पर सही जवाब आपका है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? परम कंप्यूटर बना था आपके पुणे में। ठीक है, पुणे में आपका सुपर कंप्यूटर परम बना था। और ये आखिरी क्वेश्चन है आपका 100वां क्वेश्चन कि लेज़र प्रिंटर का प्रयोग होता है रास्टर स्कैन में। अब रास्टर स्कैन क्या होता है? जब कोई चीज़ ज़्यादा पिक्सल में अच्छी क्वालिटी में मैप होता है, जैसे नक्शा उक्सा होता है, तो ये अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो आपका लेज़र प्रिंटर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है।
अब आप इसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए और PDF होगी, वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें आप क्वेश्चन लगाकर देखिए कि कितने क्वेश्चन वहाँ पर आप कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आए हैं या याद रह गए हैं। अब हम मिलेंगे चैप्टर 2 के कुछ इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ समझ में आया हो और कुछ इंपॉर्टेंस लगी हो इस लेक्चर की, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।